नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश पे आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गृहमंत्री कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और जानकारी साझा करते हुए लिखा कि त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो गृहमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है, राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। तो ये एक शिष्टाचार भेंट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गृहमंत्री कार्यालय ने ये ट्वीट किया है। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने मुलाकात की। चलिए रुक करते अगली खबर का। सावन महीने की कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक के मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में अपर महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने एसएसपी के साथ कांवड़ यात्रा 2025 के दृष्टिगत शिव चौक पर बने कांवड़ कंट्रोल रूम और खोया पाया केंद्र का निरीक्षण किया और ड्यूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया, जिसके बाद शिव चौक से मीनाक्षी चौक तक फुल पेट्रोलिंग की गई और वहीं मीनाक्षी चौक पर लगे पुलिस बल को भी ब्रीफ किया गया। इसी के साथ थाना नई मंडी के बागोवाला चौराहे पर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को चेक किया गया और रात्रि ड्यूटी सजगता साथ ही लगन और मेहनत के साथ काम करने के लिए निर्देशित भी किया। फिलहाल रामपुर तिहारे पर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को भी चेक किया गया है। वाराणसी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और साथ ही राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुन पाते हैं। परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम
जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही दिखेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को
अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़कर के सामने आया था और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की धरोहर के संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है, उसे कैसे हमने अपने आप से अलग करके भारत की परंपरा से काटने छांटने का प्रयास हुआ। आप आज भी देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी परिवार में कोई 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाई अच्छी जगह में पहुंच गए हैं, वे शहरी जीवन यापन कर रहे हैं, 2 भाई गांव में रह गए हैं, गांव में कनेक्टिविटी न हो, गांव में किसी प्रकार का कोई साधन न हो और विपन्नता में उनको रहने का अवसर मिल रहा हो, अगर 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद वे आपस में कहीं मिलेंगे तो एक तो कोई बोलेगा नहीं कि चारों एक भाई हैं। उनके शकल सूरत में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनकी बोली भाषा में अंतर साफ दिखाई देगा। मैंने 25-30 वर्ष की बात की है, और जहां सैकड़ों और हजारों वर्षों की एक गैप हो गया हो, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है, और बड़ी प्रखरता के साथ किया है, बड़े प्रभावी तरीके से उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है, जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है, हमने
भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है। भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे, तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट विलियर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 45 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे, विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो
2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं, थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता है, उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा भी ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब एक खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा माओवादी तो नेपाली जो आप वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी को पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं। तो मैंने कहा भारतीय मूल से जुड़े हुए जो लोग नेपाल की तराई में हैं वे मधेसी हैं, और माओवादियों की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो पता लगा कि थारू। तो मैंने कहा थारू माओवादियों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बलरामपुर में हम एक छात्रावास चला रहे थे और एक विद्यालय उन बच्चों के लिए चला रहे थे। तो क्या थारू समुदाय के यहां के लोग तो वहां से माओवादियों की ओर से तो नहीं लड़ रहे हैं? तो मैंने तत्काल वहां पे जो लोग व्यवस्था में लगे थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ये सब क्या मामला है, थोड़ा मालूम करो, क्योंकि उसी से कुछ दूर, कुछ ही 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये सब खूनी संघर्ष चल रहा था। काफी लोग मरे थे उसमें। तो वे गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा यहां नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये नेपाल के अंदर हो रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी जान रहा हूं नेपाल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? और ये थारू है, तो थारू माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं, तो कहां के थारू हैं? तो उन्होंने कहा नेपाल के लोग हैं। तो मैंने कहा ये जो भारत के थारू हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, उस समय जो सरकार थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा देखिए भारत ये दोनों सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेंगी, लेकिन हम लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा, कुछ हम तो करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? तो इमलिया कोडर एक जगह है जहां नानाजी देशमुख ने वहां पे एक छात्रावास उन्होंने बनाया था। ये नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का, मैं आता हूं। वहां पे सम्मेलन हुआ इमलिया कोडर में। जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप के दिखती है। उन्होंने कहा हाँ यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में, आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं। कहा देखो साहब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पलायन किए होंगे और हम उसी की विरासत हैं, इसलिए महाराणा प्रताप को अपना हीरो मान करके हम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। तो मेरे लिए एक आश्चर्य, मैंने कहा महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने लगाई है तो फिर नेपाल के अंदर माओवादियों की ओर से कौन लड़ रहा? उन्होंने कहा साहब वो सब भटके हुए लोग हैं, हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो देखो नानाजी देशमुख की संस्था और मंदिर के द्वारा जो हॉस्टल और विद्यालय चल रहा है, जब ये हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है तो हम माओवादियों के साथ क्यों खड़े होंगे? देखो कृतज्ञता का भाव। हमने तो एक हॉस्टल खोला था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की, और एक विद्यालय खोल दिया। वे उतने से प्रफुल्लित थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। सरकारें अगर उन तक पहुंचती तो और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। और वही कार्य जहां तक आजादी के बाद की सरकारें नहीं पहुंच पाई, छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में, झारखंड के उन क्षेत्रों में जाकर के अशोक भगत जी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित करके उस क्षेत्र में वह काम इन्होंने किया है।
कहने का मतलब हमारा संवाद जहां तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। संगोष्ठी में उन्होंने उद्घाटन किया है, साथ ही कार्यक्रम में शिरकत की है। चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।